शकुंतला का इकलौता बेटा कई साल पहले ही कनाडा पढ़ाई करने चला गया था। तब से ही वो कभी इंडिया वापस नहीं लौटा। एक दिन शकुंतला को पता चला कि उसने किसी शिवानी नाम की लड़की से शादी भी कर ली है। शादी के बाद भी वो कभी इंडिया नहीं आया। शकुंतला अपने आसपास वालों को उनके बेटे बहू के साथ रहते देख बहुत दुखी हो जाती थी और हमेशा अपने बेटे को फोन करके कहती थी, हेलो बेटा सौरभ, बरस हो गए तुझे कनाडा गए हुए, अब तो तूने शादी भी कर ली है। यहाँ अपने आसपास के घरों में बेटा बहू देखकर तेरी याद आती है रे। एक बार तो अपनी बूढ़ी माँ को देखने आ जा। क्या करूँ माँ, यहाँ बहुत काम है, छुट्टी ही नहीं देते। एक बार तो कैसे भी आजा बेटा, नहीं तो ये बुढ़िया तुझे देखने की इच्छा लिए ही इस दुनिया से चली जाएगी। अब हर बार ऐसा क्यों करती हो माँ? ठीक है, मैं जाने की कोशिश करता हूँ और अभी मैं फोन रखता हूँ। ऐसा कहकर सौरभ फोन काट देता है। क्या हुआ, किसका फोन था? क्या बताऊँ शिवानी, माँ का फोन था। कह रही थी कि एक बार इंडिया आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें देखने की इच्छा के लिए चली जाऊंगी। अरे यार, ये तुम्हारी माँ भी ना। वैसे एक बात कहूँ, यहाँ ना तुम्हारी कमाई है ना मेरी, और वहाँ जब माँ का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है तो वहाँ की प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्यों ना हम उसे बेचकर यहाँ पर एक बड़ा सा बंगला खरीद ले? तुम ही तो कहते हो वहाँ तुम्हारे बाप दादा की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। हाँ है तो सही, पर माँ बेचने के लिए नहीं मानेगी। ऐसे कैसे नहीं मानेगी? उन्हें मनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम दोनों इंडिया जाकर माँ को मनाते हैं और प्रॉपर्टी का सारा पैसा कनाडा लेकर आ जाते हैं। ओके, तुम कहती हो तो चलते हैं। दोनों के बीच बातचीत खत्म होते ही सौरभ अपनी माँ को फोन लगाकर इंडिया आने की बात कहता है। उनके आने की खबर सुनकर माँ का दिल एकदम से झूम उठता है। वो अपने सभी आस पड़ोस वालों अपने बेटे बहू के आने की खबर बड़े ही गर्व से बताती है। कुछ दिनों बाद बेटा बहू के साथ इंडिया आ जाता है। उन दोनों के आते ही शकुंतला दरवाजे पर ही पानी भरे लोटे से उनकी नजर उतारती है और फिर शिवानी उनका पैर छूती है। कनाडा में रहकर भी हमारी बहू तो बड़ी संस्कारी है। मैंने शादी से पहले ही कह दिया था, मेरी माँ को संस्कारी बहू पसंद है, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। और फिर ये मान गई। बेटे की बात सुनकर और संस्कारी बहू पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। बहू भी अपनी सास को बहुत मस्का लगाती है। रात को उनका बिस्तर ठीक कर देती, सोते हुए उनके पैर दबाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद सौरभ माँ से प्रॉपर्टी बेचने की बात करता है। ये तुम क्या कह रहे हो सौरभ बेटा? ये हमारा खानदानी घर है, इसे हम कैसे बेच सकते हैं? हाँ माँ जी, मैं भी उन्हें यही समझा रही थी। आपकी बात मानता हूँ माँ, पर हमारे दादा तो राजस्थान में पैदा हुए थे ना, उन्होंने भी राजस्थान में अपनी प्रॉपर्टी बेची होगी और दोबारा यहाँ मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद ली। जैसे वो राजस्थान से मुंबई के हो गए, वैसे ही आप यहाँ से सब बेचकर कनाडा की हो जाइए। लेकिन इंडिया में अपना कुछ तो होना चाहिए। मैं भी इनसे यही कह रही थी माँ जी, पर ये है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अब आप ही समझाइए इन्हें कुछ। पर माँ, राजस्थान में अपना कुछ भी नहीं है तो इतने सालों में क्या फर्क पड़ा? वैसे ही इंडिया में भी कुछ नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कनाडा में हमारे कई पड़ोसी ऐसे हैं, वर्षों से सभी सुखी हैं वहाँ। माँ जी, ये वैसे कहे तो सही रहे हैं। आप भी हमारे साथ कनाडा में ही रहो। आपके पैर छूकर मैं रोज काम पर जाया करूँगी और रात को आकर आपके पैर दबाया करूँगी। मेरी जिंदगी कितनी खुशनसीब होगी। माँ जी, अब आप मना मत कीजिए, मान जाइए ना प्लीज। अगर ऐसा है तो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ के मानते ही एक पल की भी देरी किए बिना दूसरे ही दिन बेटा बंगलो और बाकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर माँ का भी टिकट लेकर उन्हें अपने साथ कनाडा ले जाने की बात करते हुए उन्हें तैयार करते हैं। शकुंतला दुखी मन से अपने पड़ोसियों से विदा लेती है। सारे पड़ोसी उन्हें विदा करते हुए उनकी और उनके बेटे बहू की बहुत तारीफ करते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचकर बेटा उन्हें एक जगह पर बिठाते हुए कहता है, माँ आप यहाँ पर बैठो, हम कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी करके आते हैं, तब तक आप यहीं हमारा इंतजार करो। ठीक है, पर बहू को क्यों ले जा रहा है? इनकी भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी ना माँ, पर आप सीनियर सिटीजन में आते हो और सीनियर सिटीजन के लिए हमारी सरकार ने कितनी फैसिलिटीज कर रखी है, आप तो जानते ही हो। आप यहाँ पर बेफिक्र होकर बैठो, हम अभी आते हैं। माँ ने उनकी बात मानकर वहीं बैठ जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
धीरे धीरे शाम हो जाती है और वो दोनों वापस नहीं आते हैं तो माँ बेचैन हो जाती है। तभी एयरपोर्ट के कुछ पुलिस ऑफिसर आकर शकुंतला से पूछते हैं, दोपहर से देख रहे हैं आप यहीं पर बैठी हुई हैं। कहाँ जाना है या कोई आने वाला है? मैं कनाडा की फ्लाइट में जाने के लिए बैठी हूँ। दोपहर से तो कनाडा की 4 फ्लाइट जा चुकी है। आपको कौन सी फ्लाइट से जाना था? वो तो मुझे पता नहीं। मेरा बेटा मुझे यहाँ बैठाकर दोपहर से अंदर गया हुआ है कुछ कानूनी कार्रवाई करने, अभी तक नहीं आया। क्या नाम है आपके बेटे का? शकुंतला अपने बेटे का नाम बताती है तो वो अपने मोबाइल से फोन करके जानकारी लेते हैं। आपका बेटा सौरभ तो अपनी बीवी के साथ दोपहर की फ्लाइट पकड़ के कनाडा के लिए निकल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ जी, मुझे लगता है आपको आपके बेटे ने धोखा दे दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मेरा घर, प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया। अब तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उनकी बातें सुनकर ऑफिसर उन्हें पुलिस स्टेशन जाने को कहते हैं। शकुंतला पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पुलिस के बुलवाने पर उनकी कुछ पड़ोसन उनसे मिलने आती है। पड़ोसन को देखते ही वो और भी बुरी तरह अपना दुख जताते हुए रो पड़ती है। शकुंतला बहन, आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आपके बेटे बहू को इसकी सजा जरूर मिलेगी। पड़ोसन उन्हें अपने घर ले आती है। माँ के दिन रोते हुए ही बीत रहे थे और उधर कुछ ही दिन की मेहनत के बाद इंडियन पुलिस उन दोनों को पकड़कर इंडिया ले आते हैं। फिर पुलिस बेटे की जमकर पिटाई करते हैं। अपनी बूढ़ी माँ को धोखा देता है। जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया उसे ही लावारिस छोड़कर भाग आया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चुपचाप अपनी माँ को प्रॉपर्टी वापस करो और अगर नहीं किया तो जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर पति पत्नी घबरा जाते हैं। दोनों वही खड़ी माँ के पैरों में गिर पड़ते हैं। हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं बहू? मैं तो तुम्हें संस्कारी समझ रही थी, पर जब मेरा बेटा ही संस्कारी नहीं है तो वो बहू कैसे संस्कारी ला सकता है? पुलिस के कहने पर वो न सिर्फ माँ का बंगलो और सारी प्रॉपर्टी वापस करता है, बल्कि उनके नाम पर पुलिस इतना पैसा एफडी करवाते हैं कि जिंदगी भर माँ का खर्च चल सके। ये सब कार्रवाई चल रही थी कि तभी बेटे को कनाडा से लेटर आता है कि उसे नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। ये सुनकर बेटा रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, अब मैं कहाँ जाऊँगा? माँ, तू कुछ तो बोल। अपने बेटे बहू को अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह तो दे दे। अब तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी, अब बोलेगा तो सिर्फ कानून। हाँ, तुम शकुंतला जी के बंगले में रह सकते हो, पर किराए देकर। हर महीने तुम्हें अपनी माँ को किराया देना पड़ेगा। मंजूर हो तो बोलो, वरना। हाँ, मंजूर है इंस्पेक्टर साहब, मंजूर है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं कभी भी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। संदीप और जगजीत नाम के 2 सगे भाई थे। संदीप पैसे वाला था मगर जगजीत गरीब था। संदीप जगजीत से बात नहीं किया करता था और वो बहुत घमंडी भी था, मगर जगजीत सुलझा हुआ इंसान था। नैना, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। जी ठीक है, जाइए। वो दोनों भाई एक ही घर में रहते थे और वो उनकी पुश्तैनी घर थी। गीता, मैं कारखाने पर जा रहा हूँ, कुछ घंटों में आ जाऊंगा। बस एक बार देख कर आता हूँ काम सही चल रहा है या नहीं। जी ठीक है, जाइए, तब तक मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ। संदीप बहुत बड़े कारखाने का मालिक था। उसने बड़ी ही चालाकी से लोगों को धोखा देकर इतने पैसे कमाए थे और अब जब वो इतने बड़े कारखाने का मालिक बन गया था, उसकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। घर का बंटवारा हो चुका था। घर के आधे हिस्से में संदीप का परिवार रहता था और बाकी बच्चे हिस्से में जगजीत का परिवार। गीता, ये लो, तुम्हारे लिए नई साड़ी और बच्चों के लिए नए कपड़े। वाह जी, नई साड़ी! अभी पहनकर देखती हूँ कैसी है ये। नैना घंटों से जगजीत का इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? आने में बहुत देर हो गई और आज आप कुछ लेकर भी नहीं आए हैं। खाना कैसे बनेगा? अरे नैना, आज खेत में बहुत काम था, जिस वजह से देरी हो गई और सामान लाने गया था, मगर जेब में 1 रुपए भी नहीं थे, इसीलिए खाली हाथ चला आया। पैसे नहीं मतलब हम आज कुछ भी नहीं खाएंगे। देखिए तो जरा, आपके भाई नई साड़ी लेकर आए हैं
बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर आए हैं और हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। उनके पास पैसे हैं, इसीलिए वो ये सब आराम से कर सकते हैं, मगर मैं उनकी तरह अमीर नहीं हूँ। जितना है उतने में ही रहना पड़ेगा। एक काम करो, जो भी थोड़े हैं वही बना दो, वही खाकर रह लेंगे। ठीक है, देखती हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो। संदीप के घर सभी तरह तरह के पकवान खा रहे थे और इधर जगजीत का परिवार रोटी नमक खा रहा था। संदीप कभी अपने भाई की खोज खबर भी नहीं लेता था, ना ही अपनी पत्नी बच्चों को उनके परिवार से बात करने देता था। कुछ फसल बेचकर जगजीत थोड़े पैसे कमाता है। जगजीत वो पैसे वापस लेकर घर आता है। लो नैना, इसे रख लो, फसल बेचा हूँ, इतने पैसे मिले हैं, इन्हें संभाल कर रखो, 1 महीना इसी में चलाना है। थोड़े पैसे जगजीत अपने पास रख लेता है, बाकी सभी वो नैना को दे देता है। जगजीत बाजार में कुछ सामान लेने आता है, वही संदीप भी कुछ सामान खरीद रहा था। तभी वहाँ एक गरीब भिखारी आता है। शरीर से एकदम दुबला पतला था, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, भूख के मारे जान जा रही है। अरे चलो हटो मेरे सामने से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। तभी वो भिखारी जगजीत के पास आता है और उससे भी पैसे मांगने लगता है। उस भिखारी की हालत बहुत बुरी लग रही थी। उसे देख जगजीत को उस पर दया आ जाती है। जगजीत ने जो थोड़े पैसे अपने पास रखे थे वो भी उस भिखारी को दे देता है। बेचारा बहुत बुरी स्थिति में दिख रहा था, शायद इन पैसों से वो कुछ खा ले, मुझे ही पुण्य मिलेगा। संदीप ये देख लेता है और ताना मारते हुए कहता है, खुद के पास तो 2 वक्त का भोजन करने के लायक पैसा नहीं, और साहब लोगों में पैसा बांट रहे हैं। संदीप की बात सुन जगजीत को बहुत बुरा लगता है। वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। करण बहुत दिनों से फटे हुए जूते पहनकर जा रहा है। बेचारे के जूते एकदम चलने के लायक नहीं बचे हैं। अच्छा ठीक है, अगले महीने पैसे आते हैं तो उसे नए जूते दिलवा दूंगा, मगर अभी तो एकदम पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी। दरअसल वो कह रहा था कि उसकी मैडम उसे हर रोज इसी बात के लिए डांटती है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगले महीने पैसे आएंगे तो जूते दिलवा दूंगा। कुछ फसल बिक जाए, पैसे आ जाए, तब सोचता हूँ। संदीप का एक बेटा था अमन। वो बहुत बिगड़ चुका था। इसी उम्र में वो अपनी मनमानी शुरू कर दिया था। कभी किसी की बात नहीं मानता था और सबसे बदतमीजी से बात करता था। इसके बावजूद संदीप उसकी हर इच्छा पूरी करता था और उसे नए जूते कपड़े सब दिलवाता था। एक दिन अमन कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, तभी एक आदमी वहां आता है और अमन की पिटाई करने लगता है। जगजीत वहीं से गुजर रहा था। वो देख लेता है और वहां जाता है। अरे रुक जाओ, इसकी पिटाई क्यों कर रहे हो? अभी के अभी छोड़ दो इसे। जगजीत को देख वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे बेटा, क्या बात है? वो कौन था और तुम्हें मार क्यों रहा था? आप ये बात पिताजी को नहीं बताएंगे तो तभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा। कहो कहो तो सही, क्या बात है? चाचा जी, मैं नशा करता हूँ और कई महीने से उस आदमी को पैसे नहीं दिया हूँ। इसी वजह से वो मुझे मारने आया था। पिताजी से उतने पैसे मांग नहीं सकता, वो सवाल करेंगे। क्या इतनी छोटी सी उम्र में तुम नशा करते हो? ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। बेटा, कितने रुपए बाकी है उनके? 15,000। ये तो बहुत ज्यादा है बेटा। मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम आगे कभी ऐसा नहीं करोगे। अमन जगजीत को वादा करता है। फसल बेचकर जो पैसे आते हैं उनमें से थोड़े पैसे और बाकी कुछ लोगों से मांगकर जगजीत 15,000 इकट्ठे करता है और उस आदमी को देता है। धन्यवाद चाचा जी, मगर आप ये पिताजी को मत बताइएगा। ठीक है बेटा, मगर आगे से ऐसा कभी मत करना। नहीं, कभी नहीं। मैं समझ गया हूँ, ये सब बहुत गलत बात है। मैं किसी गलत रास्ते पर निकल गया था, मगर अब मैं सुधर जाऊंगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक एक दिन जब जगजीत खेत पर आता है तो देखता है उसके खेत में आग लग गई है और उसके सारे फसल जलकर बर्बाद हो गए हैं।
ये देख जगजीत बहुत दुखी होता है और तुरंत घर आकर अपनी पत्नी को ये सब बात बताता है। क्या? अगर हमारे सारे फसल जल गए तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ नैना, और हमारे सारे पैसे भी लगभग खत्म हो गई है। जगजीत का परिवार बहुत दुखी था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर संदीप एक बार भी जगजीत की ओर देख भी नहीं रहा था। अंत में जगजीत खुद ही संदीप के घर मदद मांगने आता है। अरे तुम कहाँ से आ गए? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि सबको बांटूं। जगजीत वापस अपने हिस्से में आ जाता है। नैना, अब तो संदीप ने भी मना कर दिया है, अब हम क्या करें? ये लीजिए मेरे कान के झुमके, इन्हें बेच दीजिए। इनसे पैसे आएंगे तो फसल लगा लीजिएगा और घर भी चल जाएगा। जगजीत उन कान के झुमके को गिरवी रख देता है और कुछ पैसे उधार लेता है। उन्हीं पैसों से वो नई फसल लगाता है और घर चलता है। खेत से लौटते वक्त जगजीत देखता है संदीप एक कोने में खड़ा है। उसके ऊपर ढेर सारे पत्थर रखे हुए हैं। एक बड़ा पत्थर अचानक उसकी ओर लुढ़कता हुआ आ रहा है। ये देख जगजीत वहां पहुंच जाता है और संदीप को धक्का दे देता है, जिस वजह से वो पत्थर उसे लग जाती है और उस पत्थर से उसे चोट आ जाती है। ये देख संदीप हैरान रह जाता है। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर आता है और इलाज करवाता है। भाई, तूने मेरी जान बचाने के लिए ये पत्थर अपने ऊपर ले लिया। इतना प्यार करता है तू मुझसे, मतलब मैं ही तेरे लिए गलत सोचता था। संदीप जगजीत को गले लगा लेता है। संदीप और जगजीत घर आते हैं। घर आकर संदीप सभी को सारी बातें बताता है। तभी अमन बोलता है, पिताजी, चाचा जी ने तो पहले भी मेरी मदद भी की है और आज उन्होंने आपके लिए किया। तुम्हारी मदद? मगर कैसे? अमन डरता डरता संदीप को सारी बातें बता देता है। क्या सच में जगजीत? मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे नई फसल लगाने के लिए पैसे भी नहीं दिए और तूने इस हालत में भी मेरे बेटे की मदद की। मैं सच में मूर्ख था। आज के बाद तू मेरे साथ मेरे कारखाने पर काम करेगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। पर्दा हटा दिया जाता है और अब घर का बंटवारा खत्म हो जाता है। सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। प्रकाश नाम का एक आदमी था। वो कोई काम नहीं करता था। वो आसपास काम ढूंढने की कोशिश तो करता था, मगर उसे काम नहीं मिलता था। इस वजह से वो हर रोज घर वालों से ताना सुनता था। इतना बड़ा हो गया, अभी तक कोई काम नहीं ढूंढ पाया। अरे तुझे कुछ समझ आता है या नहीं? हाँ माँ, मुझे सब समझ आता है। मैं काम ढूंढता हूँ, मगर क्या करूँ, कोई काम मुझे मिलता ही नहीं। मन लगाकर कोई काम ढूंढेगा तब ना। दिन भर दोस्तों के साथ घूमने के अलावा तेरा मन किसी चीज में लगता है? अरे माँ बस करो, सुबह शाम ताने मारती रहती हो। हाँ हाँ जा, तू सुनता किसकी है? गुस्सा होकर प्रकाश घर से बाहर आ जाता है। एक बार कोई काम मिल जाए, फिर बताऊंगा सबको। शाम के वक्त वो घर आता है। प्रकाश के पिता भी अब तक घर पर आ चुके थे। वाह बेटा, कहाँ से घूम कर आ रहा है? नहीं पिताजी, यहीं पास में गया था। हाँ हाँ, घूम, जितना घूमना है घूम। यही काम तो तेरे पास बचा है ना। क्या पिताजी, अब आप भी मुझे सुनाने लगे? मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? कहीं मत जा, बस कोई काम ढूंढ ले। पढ़ाई लिखाई तो तुझसे हुई नहीं, अब कोई छोटा मोटा काम ही ढूंढ ले ताकि हमें तसल्ली हो। हाँ हाँ ठीक है, काम भी ढूंढ लूंगा। घर वालों से परेशान होकर प्रकाश घर नहीं जाता है और आसपास ही घूमता रहता है। अभी घर जाऊंगा तो फिर सभी शुरू हो जाएंगे। इससे अच्छा यही है आसपास घूम लेता हूँ। प्रकाश टहल ही रहा था, तभी उसका दोस्त नमन वहाँ आता है। अरे भाई प्रकाश, अच्छा हुआ तो यहाँ मिल गया। क्यों, क्या हुआ भाई? बोल, कोई काम है क्या? हाँ यार, मेरा एक छोटा सा काम कर दे, बदले में तुझे कुछ पैसे भी दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले काम तो बता, करना क्या है? भाई, ये कुछ बंडल है सामान के, इन्हें पड़ोस वाले गांव में पहुंचाना है। मैं अभी मुन्ने के लिए दवा लेने जा रहा हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है, मगर समय पर यह सामान पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये सामान किसे देना है? वही एक दुकान है, उस दुकान का नाम जगन का दुकान है। तू उसे ही ये सामान देकर आ जाना, और ये ले, थोड़े पैसे भी ले ले। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ।
तू जाकर मुन्ने के लिए दवा खरीद कर ले आ। धन्यवाद भाई। वो सामान लेकर पड़ोस वाले गांव में आता है और वहाँ उसे जगन का दुकान दिखता है। जी ये लीजिए, नमन ने ये सामान भिजवाया है। हाँ हाँ लाओ, इसी का तो इंतजार कर रहा था। प्रकाश सामान देकर वापस अपने गांव आ रहा था, तभी रास्ते में उसे खूबसूरत बगीचा दिखता है। वाह, ये बगीचा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कौन है इस बगीचे का मालिक? उत्सुक होकर प्रकाश उस बगीचे के अंदर जाता है तो देखता है एक छोटा सा घर है और वहीं एक बूढ़ी औरत बैठी है और झाड़ू बना रही है। उस बूढ़ी औरत को देख प्रकाश उनके पास जाता है। प्रणाम दादी जी, आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम प्रकाश है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे आपका बगीचा दिखा। बगीचे की खूबसूरती देखकर मैं इसकी ओर खींचा चला आया। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे इस बगीचे के तिनके से मैं वाकिफ हूँ। इस बगीचे को मैंने ही अपने हाथों से बनाया है। जब मेरे पति जीवित हुआ करते थे तब से मैं इसे सजाती हूँ। अच्छा, अब आपके पति इस दुनिया में नहीं हैं? पहले मेरे पति चले गए, फिर बेटा, इसलिए मैं अकेले ही रहती हूँ। आप झाड़ू भी बनाती हो? हाँ, मैं झाड़ू बनाती हूँ और यही घर के बाहर बैठकर बेचती हूँ। जो भी एक दो बिक जाता है उतने में ही काम चला लेती हूँ। उस बूढ़ी महिला को ऐसी स्थिति में देख प्रकाश को उस पर दया आ जाती है। आप तो सच में बहुत ही खूबसूरत झाड़ू बनाती हैं और यहीं बैठकर बेचने से तो आपकी अच्छी कमाई नहीं हो पाती होगी। अगर आप चाहे तो मैं गांव में घूम घूम कर आपके झाड़ू को बेच सकता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। वैसे भी अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं पूरे दिन खाली बैठा रहता हूँ। अगर आप ये काम मुझे दे दीजिएगा तो मुझे कोई काम भी मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम इन झाड़ू को बेचने जा सकते हो। वो बूढ़ी दादी झाड़ू बनाने लगती है और प्रकाश गांव में घूम घूम कर झाड़ू को बेचने लगता है। शाम के वक्त प्रकाश बूढ़ी दादी के पास आता है। ये लीजिए दादी, इतने पैसे मिले हैं। अरे बेटा, सारे पैसे मुझे क्यों दे रहा है? तू भी कुछ ले ले, तूने भी तो कितनी मेहनत की है। नहीं नहीं दादी जी, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। बेटा, ये पैसे नहीं लेगा तो कल से तुझे झाड़ू बेचने नहीं भेजूंगी। ऐसा मत कहिए दादी जी। ठीक है, लाइए, दीजिए, मैं पैसे रख लेता हूँ। इस तरह प्रकाश भी पैसे कमाने लगता है और अब घर में कोई भी उसे ताने नहीं मारता था। वो हर रोज गांव में घूम घूम कर झाड़ू बेचने लगता है। प्रकाश के पास झाड़ू कम पड़ने लगते हैं। वो एक दिन में बहुत झाड़ू बेच लिया करता था। दादी जी, झाड़ू तो कम ही पड़ जाते हैं, और झाड़ू रहते तो मैं उन्हें भी बेच देता। ऐसी बात है, अब से कम नहीं पड़ेगी झाड़ू। अब से बूढ़ी दादी प्रकाश को हर रोज ढेर सारी झाड़ू बेचने के लिए दिया करती थी। ये देख प्रकाश समझ नहीं पाता था कि आखिर इतनी ज्यादा उम्र में वो इतने ज्यादा झाड़ू कैसे बना लेती है। आप तो कमाल हो दादी जी, इतने कम समय में आप इतने सारे झाड़ू बना देती हो, वो भी इतना उम्र होने के बावजूद। इसी तरह रोज प्रकाश ढेर सारी झाड़ू बेचने लगता है। कुछ साल बीत जाते हैं, फिर अचानक एक दिन उस बूढ़ी दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे, आपको क्या हो गया दादी जी? रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। प्रकाश डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर उन्हें दवा देकर चले जाते हैं। उनकी हालत में सुधार नहीं आती है और अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। दादी जी, क्या हुआ? उठिए, देखिए मुझे। प्रकाश बहुत उदास हो जाता है। बूढ़ी दादी का अंतिम संस्कार करने के बाद अब प्रकाश के पास सिर्फ बूढ़ी दादी की यादें ही बच जाती है और अब कोई झाड़ू बनाने वाला भी नहीं बचा था जिन्हें प्रकाश बाजार में लेकर बेच पाए। अभी दादी जी रहती तो वो ढेर सारे झाड़ू बना देती और मैं उन्हें बेचने जाता। प्रकाश के पास अब कोई काम नहीं था। वो उदास रहने लगता है और अब वो घर वालों से पैसे भी मांगना छोड़ देता है। पता नहीं कब मुझे कोई नया काम मिलेगा। उदास होकर प्रकाश दादी जी के कमरे में जाता है। जैसे ही वो कमरा का दरवाजा खोलता है,
एक झाड़ू उसके सामने गिरती है। ये झाड़ू यहाँ क्या कर रही है? ये तो बहुत अजीब सी दिख रही है। मैंने कभी ऐसी झाड़ू देखी नहीं। जैसे ही प्रकाश उस झाड़ू को उठाता है वो झाड़ू चमकने लगती है। ये कैसा झाड़ू है? रुको, अभी इससे झाड़ू लगाकर देखता हूँ। प्रकाश उस झाड़ू से जमीन पर झाड़ू लगाता है। तभी प्रकाश के सामने ढेर सारे झाड़ू आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रकाश हैरान रह जाता है। अरे इतने सारे झाड़ू! जरूर ये कोई जादुई झाड़ू है। प्रकाश उस झाड़ू को हाथ में पकड़ लेता है और तब एक भी नए झाड़ू नहीं आते हैं, मगर जैसे ही वो उस झाड़ू से जमीन पर एक दो बार झाड़ू लगाता है, ढेर सारे झाड़ू वहाँ आ जाते हैं। जरूर ये जादुई झाड़ू है। लगता है शायद इसकी मदद से ही दादी जो ढेर सारे झाड़ू हर रोज बनाती थी, जिन्हें मैं बेचने जाता था। प्रकाश उस झाड़ू को हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है और उसकी मदद से ढेर सारे झाड़ू मंगवाता है और उसे बेचने जाता है। कुछ ही महीनों बाद वो झाड़ू का एक दुकान खोल लेता है और अब आराम से उस दुकान पर बैठकर झाड़ू बेचने लगता है। प्रकाश बहुत मन लगाकर काम करने लगता है और पैसे कमाने लगता है।